डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर चल रहा है बायोमॉलिक्यूल। आज हमारा जो है अलग से टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और ये आमतौर पर डीएनए और आरएनए को कहा जाता है। सबसे पहले अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट था एफ मिस्चर, उसने 1869 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये मैं आपको बताता चलूं कि इसने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड को जो है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को फर्स्ट टाइम जो है इसने पस सेल्स में देखा, सर्च किया। तो अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बताऊं कि ये जो है न्यूक्लियस, इसको नाम कैसे पड़ा गया, पस सेल्स में न्यूक्लियस था, वहां पर एक कंपाउंड न्यूक्लियन मिला उसको, और उस न्यूक्लियन की अगर नेचर को देखा जाए तो फिर वो जो था नेचुरली वो क्या था, एसिडिक इन नेचर था। अब इस एसिडिक नेचर होने की बुनियाद पर इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। तो न्यूक्लियस में देखा गया फर्स्ट टाइम, और उस न्यूक्लियस में जो कंपाउंड था, जो भी स्ट्रक्चर थी, जो भी चीज़ सब्सटेंस थी जिसको देखा गया, तो वो नेचुरली क्या था, नेचर के लिहाज से एसिडिक था। तो इस बुनियाद पर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। अच्छा, इसकी अगर केमिकल बेसिस को देखें तो 1920 में एक और साइंटिस्ट, जैसे जैसे मतलब कि वक्त गुजरता गया, डिस्कवरी बढ़ती गई, इसके बारे में मालूमात का इजाफा होता गया, तो पीए लेविन एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि ये जो है केमिकली न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो ये केमिकली किससे कंपोज था, ये न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये सब यूनिट है, मतलब कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए सब यूनिट, जिस तरह प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड सब यूनिट्स थे, इसी तरह जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था तो फिर वहाँ पर जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, इसी तरह जब हमने लिपिड्स पढ़ा तो वहाँ पर आपको फैटी एसिड्स वगैरह मिले और दूसरे कंपाउंड्स। तो इस तरह इसके भी सब यूनिट्स हैं। तो सब यूनिट्स इसमें कौन से थे, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड की अगर कंपोजिशन को देखा जाए कि ये कैसे बना हुआ है, तो 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, 3 अज्जा हैं जो क्या करते हैं, आपका जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके फिर क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो हम सब यूनिट को पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के सब यूनिट्स। अच्छा, ये कंपोज किस 3 चीज़ों से बना हुआ है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 कार्बन वाला शुगर, उसको पेंटोज शुगर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फास्फेट ग्रुप, और उसके बाद जो नाइट्रोजिनस बेसिस, ये तीनों चीज़ें मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब इन तीनों चीज़ें के मिलाप को हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगा इस किस तरह तीनों चीज़ें मिली होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि एक पेंटोज शुगर मिलेगा आपको, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये एक पेंटोज शुगर है, ठीक है। इसके बाद फिर फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन पर एक फॉस्फेट का ग्रुप अटैच्ड होगा, ये दूसरी चीज़। इसी तरह कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजिनस बेसिस होगा, और नाइट्रोजिनस बेसिस वेरिएबल है, मतलब कि ये जो है चेंज हो सकता है। बाकी जो है सारी स्ट्रक्चर सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जो है मुख्तलिफ जो चीज़ यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस की अकसाम है, फिर 4-5 किस्म का होता है, ठीक है। तो उसको हम बाद में डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में। तो फिलहाल आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि नाइट्रोजिनस बेस वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी नाइट्रोजिनस बेसिस आ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर इसको क्या नाम देते हैं, हम न्यूक्लियोटाइड का नाम। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं, फिर जाकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि एक होता है न्यूक्लियोटाइड, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट ग्रुप का माइनस, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच ना हो
तो फिर ये क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। मतलब कि ये एक होल स्ट्रक्चर है जिसको मैं न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूं। अब इस स्ट्रक्चर में से अगर इस फास्फेट को निकाल दूं तो फिर ये बकिया जो है वेरिएबल के साथ पेंटोस शुगर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। मतलब कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये दोनों चीजें फिर क्या कहलाएंगी, न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगी। तो ये दोनों में फर्क आपको लाजमी तौर पर आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज होती हैं, एक पेंटोस शुगर, दूसरा फास्फेट ग्रुप और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजिनस बेसेस। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, अगर उसी स्ट्रक्चर में से फास्फेट को निकाल दें तो फिर बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो अब आप आगे आते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की तरफ। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस मैंने आपको बताया कि 2 किस्म के हैं, इसकी 2 बड़ी टाइप हैं, एक को प्यूरिन्स कहते हैं, दूसरे को पायरिमिडीन्स कहते हैं। अब इसमें फिर मजीद जो है आपको नाइट्रोजिनस बेसिस मिलेंगी। तो जो प्यूरिन्स हैं वो असल में लार्ज डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ऐसे डबल रिंग होगा, ये एक रिंग, ये दूसरा रिंग अटैच्ड होगा, इस तरह का हो तो फिर ये प्यूरिन कहलाएगा। और अगर ये स्मॉल इन साइज हो और सिंगल रिंग्ड हो इस तरह से, तो फिर इसको क्या नाम देंगे, पायरिमिडीन्स का नाम देंगे। अब इन दोनों की एग्जांपल को अगर देखें तो एडेनिन और ग्वानिन, ये जो है प्यूरिन्स कहलाते हैं, ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर आगे मैं मजीद आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, एक एक को अलग अलग से पढ़ेंगे। और यहां पर जो पायरिमिडीन्स हैं, मैंने आपको सिंगल रिंग है तो यहां पर 3 किस्म के आपको नाइट्रोजिनस बेसिस मिलेंगे, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड में हो सकते हैं, मतलब कि हर एक में हो सकते हैं। जबकि यहां पर जो फर्क आता है थायमिन और यूरासिल का आता है। थायमिन जो होता है ये आपको डीएनए में मिलेगा, जबकि यूरासिल जो है ये ओनली आपको किस में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। यहां तक आपने लाजमी समझना है। दोबारा से सुने, नाइट्रोजिनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं बड़े, प्यूरिन्स को एक को कहते हैं प्यूरिन, दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो होते हैं लार्जर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, और इसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। जबकि पायरिमिडीन्स में 2 सिंगल स्ट्रक्चर होती है और सिंगल रिंग होती है, स्मॉल इन साइज होती है। और उसकी एग्जांपल जो आपको साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो है सिर्फ और सिर्फ यूरासिल आपको मिलेगा। अब अगर नाइट्रोजिनस बेसिस की स्ट्रक्चर को डिटेल से हम अगर स्टडी करें तो आप देखेंगे कि एडेनिन और ग्वानिन मैंने आपको कहा था कि ये प्यूरिन्स हैं, ठीक है। बाकी जो है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल ये क्या थे, पायरिमिडीन्स थे। अच्छा, अब एडेनिन की स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये मैंने क्या कहा था कि प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग स्ट्रक्चर हैं, जबकि बाकी जो है आपके सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं। तो एडेनिन की स्ट्रक्चर को आप देखें, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां पर जो आपको नंबर 6 है कार्बन, यहां पर आपको अमाइन ग्रुप मिलेगा, ठीक है। 7 8 9 बाकी ये सही है। तो 6 नंबर कार्बन पे आपको अमाइन ग्रुप मिले तो आप ये समझें कि ये जो है एडेनिन की स्ट्रक्चर है। इसी तरह यही डबल रिंग स्ट्रक्चर अगर दोबारा से मैं बनाऊं तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 नंबर पर अगर अमाइन की जगह पर आपका जो है ऑक्सिल ग्रुप आ जाए और इसी तरह जो है ऑक्सीजन आ जाए, और इसी तरह नंबर 2 कार्बन पर अमाइन, यहाँ पर नंबर 6 पर था, यहाँ पर अगर नंबर 2 कार्बन पर अमाइन आ जाए और नंबर 6 पर इसकी जगह पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले कार्बन के साथ, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये ग्वानिन कहलाता है। तो ये दोनों आपके प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर पायरिमिडीन्स की बात करें तो ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हैं, सिंगल रिंग हैं, और उसमें से साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल की स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर नंबर 6 पर दोबारा से वही अमाइन ग्रुप आ जाए जैसे कि एडेनिन में था। अब ये फर्क है कि यहाँ पर सिंगल, ये डबल रिंग था, ये सिंगल रिंग है, ठीक है। नंबर 6 पर यहाँ पर आपका अमाइन ग्रुप होगा और नंबर 2 पर वही आपका जो है, जो यहाँ पर नंबर 6 पर ऑक्सीजन था वो यहाँ पर नंबर 2 पर ऑक्सीजन आ जाए। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को साइटोसिन कहते हैं। नंबर 6 पर अमाइन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और नंबर 2 पर कार्बन पर जो है आपका अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए तो फिर ये साइटोसिन कहलाता है। इसी तरह थायमिन की देखें
तो थायामीन में 1 2 3 4 5 और 6। अब नंबर 2 पर वही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नंबर 4 पर, अब यहाँ पर नंबर 6 की बजाय नंबर 4 पर आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दोबारा से मिलेगा। मतलब कि नंबर 2 पर भी, नंबर 4 पर भी, नंबर 2 और नंबर 4 दोनों पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल ग्रुप हो। ये मिथाइल है, आप गौर से देखें CH3। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है उसकी निस्बत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर 6 पर अमाइन ग्रुप था, यहाँ पर अमाइन ग्रुप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है नंबर 2 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी नंबर 2 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है और नंबर 4 पर। ठीक है, और यहाँ पर अमाइन की जगह पर मिथाइल है, लेकिन मिथाइल जो है यहाँ पर नंबर 5 पर है, नंबर 6 पर नहीं है। ठीक है, तो इस बुनियाद पर इसको मिथाइल 5 पर का मिथाइल है तो 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरासिल भी है, हालांकि यह है थायामीन। ठीक है, क्यों उसको कहते हैं मैं आपको अब जब आपको यूरासिल की स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो आपको वाज़ेह समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों यूरासिल कहते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल। अब यूरासिल की स्ट्रक्चर को देखें, यूरासिल में बिल्कुल वही है, नंबर 1 नंबर 2 पर यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिस तरह यहाँ पर था, नंबर 2 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नंबर 4 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, आप गौर से देखें। ठीक है, बाकी सारी सही वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इस चीज़ का है कि यहाँ पर मिथाइल है 5 पर अगर यहाँ पर मैं मिथाइल लगा दूं तो फिर ये इसको थायामीन भी कहेंगे और इसका दूसरा नाम फिर हम रख देंगे जिस तरह मैंने इसको कहा कि 5 मिथाइल यूरासिल। 5 पर मिथाइल आ गया है तो यूरासिल की तरह, लेकिन सिर्फ मिथाइल का जो है फंक्शनल ग्रुप का फर्क है यहाँ। अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को सैंपल के तौर पर लें तो वो किस तरह से स्ट्रक्चर होगी, तो आप गौर से देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोटाइड में जो है 3 चीज़ें होती हैं, एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है आपका फॉस्फेट और तीसरा जो है नाइट्रोजिनस बेसिस। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो फिर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और अगर इन तीनों में से अगर एक ना हो, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को अगर निकाल दें, नाइट्रोजिनस बेसिस को न्यूक्लिक एसिड में से, तो फिर ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा न्यूक्लियोटाइड की बिना पर। अच्छा, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, पेंटोज शुगर हमारे पास 5 कार्बन शुगर है, ये 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के साथ एक एंड पर जो आपका 5 कार्बन है वहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होंगे, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होंगे। ये एक फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। अब और से देखें, ये एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और ये जो है तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसीलिए जो है एटीपी, जो कि ये न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें एडिनोसिन क्यों लगा हुआ है, इसको ट्राइफॉस्फेट क्यों कह रहे हैं, और इसमें एफ ये पी जो है ये फॉस्फेट क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ट्राई का मतलब है कि 3 फॉस्फेट। ठीक है, और इसके अलावा एडिनोसिन क्यों कह रहे हैं इसको, एडिनोसिन क्योंकि यहाँ पर एडिनिन लगा हुआ है, एडेनिन न्यूक्लियो जो नाइट्रोजिनस बेसिस है वो एडेनिन इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब एडेनिन की स्ट्रक्चर मैं आपको पिछले उसमें तो शुरुआत में बता चुका था, इसी टॉपिक में शुरू वाले लेक्चर में, कि यहाँ पर जो है क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, अब इस पर जो अमाइन ग्रुप है 5 कार्बन पर, इसको कहते हैं क्या, एडेनिन। ये स्ट्रक्चर आपका एडेनिन हो गया, और ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, और ये आपका 3 फॉस्फेट हो गए। तो इसी बुनियाद पर इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी का नाम दिया जाता है। अच्छा, ये तो आपका हो गया क्या, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर जो है 3 किस्म के आपको 3 बॉन्ड मिल रहे हैं। एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फेट का, ये 5 कार्बन के साथ ये बॉन्ड जिसको फास्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको बॉन्ड ये मिल रहा है, ये वाला। आप अगर गौर से मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मिटाऊँ तो ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर मिल रही है, ये वाली, ये वाला बॉन्ड, इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिखा है दूसरे बॉन्ड से। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड, तो ये भी मैंने डिफरेंट करके बनाया है। इन दोनों बॉन्ड को क्या कहते हैं, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड का नाम दिया जाता है। अब ये 3 किस्म के बॉन्ड हैं, 3 हैं, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड, 2 फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये दोनों के दोनों जो हैं लिविंग एनिमल्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इस्तेमाल, और क्योंकि हाई एनर्जी हैं ये,
और एनर्जी तो लिविंग एनिमल्स की बॉडी को चाहिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है ये एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, अच्छा अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ कि ये जब यहाँ पर आपको क्या नाम है नाइट्रोजनस बेसिस में, इसमें जो आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है ये वाला, और ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है आपको पेंटोस शुगर में, ये करते क्या है, ये जो है ये रिमूव हो जाते हैं। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो फिर ये रिमूव होने के बाद जो है यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो वाटर की रिमूवल के बाद ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका जो नाइट्रोजनस बेसिस है पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है, और फिर ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड या फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम देता है। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि डीएनए और आरएनए, हमारे पास चूंकि दो किस्म के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए, इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एमडीकेट्स में पूछे जाते हैं। आपका जो है अगर हायर इंटरमीडिएट के क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं एनुअल पेपर, तो वहाँ पर भी ये सवाल आता है, तो आप गौर से देखें इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है। तो डीएनए एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एन फॉर न्यूक्लिक एंड ए फॉर एसिड। तो डीएनए जो एब्रीवेशन है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का है, जबकि आरएनए जो एब्रीवेशन है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड का है। ठीक है, अब दोनों ही पेंटोस शुगर हैं, ये याद रखना है आपने, दोनों ही पेंटोस शुगर हैं, मतलब कि 5 कार्बन शुगर हैं, 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये बिल्कुल जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई भी है, ये पेंटोस शुगर है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क किस चीज का है, ये जो पेंटोस शुगर है ये डीऑक्सी राइबोज है, जबकि ये जो पेंटोस शुगर है ये राइबोज है। आपने एक बात याद रखनी है हमेशा बायोलॉजी में, जब भी डी का लफ्ज आ जाए तो ये कमी को शो करता है, मतलब के ना होने को शो करता है, किसी चीज के ना होने को। अगर ये किसी वर्ड के आगे लगा हुआ तो इसका मतलब वो उसमें मौजूद नहीं है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑक्सी राइबोज, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। जो आपका डीऑक्सी राइबोज या डीएनए होगा उस पेंटोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, जबकि यहां पर आप देखें 5 इस स्ट्रक्चर को अगर देखें गौर से तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब ये जो 2 कार्बन है यहां पर OH की जगह पर H होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इस आपका जो है न्यूक्लिक एसिड को जो है क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज का नाम दिया जाता है। जबकि वहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल OH मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर OH मौजूद है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद, इसलिए इसको राइबोज शुगर कहते हैं, जबकि इसको डीऑक्सी राइबोज का नाम दिया। पहला फर्क तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा फर्क अगर आप देखें तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से डबल स्ट्रैंड होगी, डबल स्ट्रैंड 2 कॉइल पर मुश्तमिल होगी, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं 2 कॉइल, इस तरह से जो है ये 2 कॉइल पर मुश्तमिल होगी, डबल स्ट्रैंड इसको कहते हैं। जबकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है इस तरह से। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फर्क ये। तीसरा फर्क, अब आप अगर इसकी पोजीशन को देखें, लोकेशन के कहाँ पर मौजूद है डीएनए, तो डीएनए आपको इनसाइड द न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जबकि आप आरएनए को देखो तो ये जरूरी कि ये न्यूक्लियस में, ये थ्रू आउट द सेल, ये पूरे सेल में, मुकम्मल सेल में आपको कहीं पर भी मिल सकता है, ये थ्रू आउट द सेल है, ये पूरे सेल के अंदर मौजूद होता है आरएनए। तो ये तीसरा फर्क। अच्छा, अब हम अगर ये देखें कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हमने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल पढ़े हैं कि कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आपका जो है डीएनए में होते हैं और कौन से जो है आरएनए में होते हैं। तो आप गौर से देखें कि हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों के चारों आपको कहाँ पर मिलेंगे, डीएनए में मिलेंगे। मतलब कि देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई ये वाली, एटीपी एज ए जो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो बहुत सारे अक़साम के हैं और मैं आपको पिछले इसी टॉपिक के शुरू में बता चुका हूँ कि आपने जो है ये याद रखना है कि ये वेरिएबल ग्रुप है, मतलब कि ये चेंज हो सकता है, एडेनिन आ सकता है, गुआनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, थायमिन आ सकता है,
ठीक है। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इन चारों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है न्यूक्लियोटाइड, इसलिए फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी तब्दील हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड तब्दील हो जाता है। तो इन चारों में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये एडेनिन है तो इसलिए हम उसको एटीपी कह रहे हैं। अगर यहाँ पर इनमें से ग्वानिन आता तो फिर ये जीटीपी बन जाता, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पर साइटोसिन दे देता तो फिर ये सीटीपी बन जाता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं थायमिन दे देता तो फिर ये टीटीपी बन जाता। समझ में बात आ गई? तो इसमें से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में कौन कौन से जो है आपका नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? ये बाकी तीनों तो होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी होंगे तीनों। जब चौथे में फर्क है, यहाँ पर थायमिन है तो यहाँ पर यूरासिल आ जाएगा थायमिन की जगह पर। बात समझ में आ गई? होप यू हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। अगर आप नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलें इंशाल्लाह, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।